पहली कविता है होर्डिंग। एक होर्डिंग कई दशकों से अविचल खड़ा है। एक होर्डिंग कई दशकों से अविचल खड़ा है। आंधी वर्षा तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। यह होर्डिंग है कि हर बार राज्य के मुख्यमंत्री के चेहरे से पटा होता है। यह होर्डिंग है कि हर बार राज्य के मुख्यमंत्री के चेहरे से पटा होता है। सरकार जब भी नई बनती है, पहला आदेश होर्डिंगों के बदलने का ही देती है। सरकार जब भी नई बनती है, पहला आदेश होर्डिंगों के बदलने का ही देती है। पेंटर सरकारी आदेश की अनुपालना में हर बार नए मुख्यमंत्री का चेहरा अपनी ब्रश से बनाता है और बाकी बची जगह में फोटो वाले की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखता है। कुछ होर्डिंग है जैसे कि यह जो आपके सामने है। हर बार नया मुख्यमंत्री आने के बाद भी पुराने मुख्यमंत्री के चेहरे को छुपा नहीं पाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि पुराने मुख्यमंत्री का चेहरा नए मुख्यमंत्री के चेहरे से इतना मिल जाता है कि न नए मुख्यमंत्री का चेहरा ठीक से सामने आ पाता है, न पुराने मुख्यमंत्री का। ऐसा लगता है कि पुराना मुख्यमंत्री अभी गया नहीं है, वह नए मुख्यमंत्री को धकेलने की फिराक में है। उसे विश्वास है कि यह भोली जनता फिर लाकर बैठाएगी उसे कुर्सी पर। यह सही है कि जब भी जनता को लगता है कि होर्डिंग पर छपा मुख्यमंत्री घमंडी अधिक हो गया, तो वह फोटो के पीछे छुपे पुराने मुख्यमंत्री को आगे ले आती है। बेशक लोकतंत्र है, पर जनता के पास एक ही विकल्प है, या तो यह मुख्यमंत्री या वह मुख्यमंत्री। एक और कविता है बिटिया की सैंडल। भरी दोपहरी एक अजनबी शहर में घूम रहा हूं, हाथों में लिए बिटिया की सैंडल, ढूंढता कोई मोची जो सीधे सैंडलों की उधड़ी हुई बत्तियां। भरी दोपहरी एक अजनबी शहर में घूम रहा हूं, हाथों में लिए बिटिया की सैंडल, ढूंढता कोई मोची जो सीधे सैंडलों की उधड़ी हुई बत्तियां। संडे है आज और सब बैठने वाले अपने अपने घरों में फरमा रहे हैं, आराम कर रहे हैं कुछ घर भर के काम जो हफ्तों से रहे अधूरे, और बीवी जिनके लिए डांट चुकी उन्हें कई बार। बिटिया को क्या बताऊं कि कोई मोची नहीं मिला कहीं भी शहर में। न जानता मैं किसी का पता कि हाथ में सैंडल लिए चला जाऊं उनके दरवाजे और प्रार्थना करूं सैंडलों के ठीक करने की कि भाई मेरी बिटिया उबाड़े पांव खड़ी है और दूसरी जोड़ी खरीदने की मुझ में हिम्मत नहीं है। कौन पसीजेगा देख कर मेरी हालत, और बिटिया के सैंडल लिए मुझे देख किसको याद आएंगी अपनी बेटियां, जो बहुत सी तो मारी जा चुकी गर्भ में और बहुत सी भेज दी गई अजनबी घरों में सदा के लिए, इस तरह जैसे नहीं जरूरत अब उनकी कभी। कौन मोची ले आएगा अपनी संदूकची और हाथ में लिए बिटिया की सैंडल छीन कर कहेगा मुझसे, लाओ भाई मैं ठीक किए देता हूं अपनी बिटिया के सैंडल। शुक्रिया। 2 लाइन की कविता है। रफ्ता रफ्ता आंखों में बसती है एक नदी, फिर कतरा कतरा आंखों से रिसती है उम्र भर। क्या दूसरी देखें, जीव मात्र पर दया करना हमारा धर्म है, जीवों में पर मनुष्य शामिल नहीं है। तीसरी देखें, बाड़े में सुस्ता रही हैं भेड़ें और बाहर भेड़िए घात लगाए बैठे हैं, सावधान पहरुए आग न बुझने पाए। चौथी देखें, सूरज लाख आड़ा टेढ़ा होकर भी उन घरों में नहीं झांक पाता, महानायक जिन घरों के
चिराग बुझा देते हैं। ये देखें कविता, जूते जब एक ही नाप के बनने लगे तो लोगों ने पैर कटवाकर नाप के अनुरूप कर लिए। क्या बात है। मुझे लगा पैर कटवाने से बेहतर है नंगे पांव चलना। जाहिर है इसी में समझदारी थी। ऐसा करके मैंने न जूतों का अपमान किया, न जूतों में कसे जकड़े पैरों का विरोध, पर मेरे नंगे पांव चलने के निर्णय को देशद्रोह करार दिया गया। एक ये बहुत छोटी सी कविता है, आप समझ जाएंगे किसके लिए है। मैंने सांप से जहर लिया, बिच्छू से डंक, सांड से सींग लिए, ऊंट से झाग, बिल्ली से चालाकी ली, गिरगिट से रंग, पर इनमें से किसी का भी एहसानमंद नहीं हुआ मैं चाहता हूं मुझे शेर कहा जाए। लोमड़ियों को शिकायत है कि चोरी हो गई है उनकी मुस्कुराहट, इसी मुस्कुराहट से उनकी पहचान थी, अब वे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। क्या इसे मात्र संयोग माना जाए कि आजकल राजा के होठों पर हर वक्त तैरती रहती है जो मुस्कुराहट, वो हूबहू लोमड़ियों की मुस्कुराहट की तरह है। पहली कविता है चिड़िया उड़। मेरी पसंदीदा कविता है, आपको भी पसंद आएगी। आप लोग बचपन में जो चिड़िया उड़ का खेल खेलते हैं उसके साथ कनेक्ट होकर कविता को समझिएगा। बिटिया ने कहा चिड़िया उड़, बिटिया ने कहा चिड़िया उड़, माँ ने कहा उड़। बिटिया ने कहा कोयल उड़, माँ ने कहा उड़। बिटिया ने कहा बिटिया उड़, बिटिया ने कहा बिटिया उड़। माँ ने उंगली रोक ली, डबडबाई आंखों से बिटिया को देखा, लंबा सांस भीतर लिया और उंगली आकाश की ओर उठा दी। दूसरी कविता है हम जो हम हैं। इसका शीर्षक है हम मछलियों को पानी में डूबने से बचाते हैं। हम मछलियों को पानी में डूबने से बचाते हैं। हम हिरणों को समझाते हैं कि यूं हवा में कुलांचे भरना अच्छी बात नहीं। हम चिड़ियों से कहते हैं कि उड़ोगी तो गिर जाओगी। हम स्त्री को भी मछलियों की तरह बचाते हैं, हिरणों की तरह समझाते हैं, चिड़ियों सा बरगलाते हैं। स्त्री ने फिर पलटकर पूछा एक दिन, तुम पानी के मगरमच्छ, जंगल के शेर और आसमान की बाज को क्यों नहीं समझाते कभी। एक अंतिम कविता है, 2 मिनट हुए नहीं हैं। झूठ के पांव शीर्षक है इसका कविता का। झूठ के पांव नहीं होते एक सुना हुआ सच है। झूठ के पांव नहीं होते एक सुना हुआ सच है। सच नहीं है मगर यह बात। झूठ के पांव भी होते हैं, झूठ के सर भी होते हैं। झूठ के 10 सर होते हैं, 100 पांव होते हैं। झूठ सच से तेज सोचता है, तेज भागता है। सत्य मगर यह है कि मरता वह अपने सरों में उलझकर है, गिरता वह तब है जब आधे पांव उसे पीछे दौड़ाना चाहते हैं और आधे आगे। पहली कविता का शीर्षक है आओ हम लिखें। आओ हम लिखें उन हाथों के लिए जो जंजीरों में जकड़े हैं लेकिन प्रतिरोध में उठते हैं। आओ हम लिखें उन हाथों के लिए जो जंजीरों में जकड़े हैं लेकिन प्रतिरोध में उठते हैं। उन पैरों के लिए जो महाजन के पास गिरवी हैं लेकिन जुलूस में शामिल हैं। उन पैरों के लिए जो महाजन के पास गिरवी हैं लेकिन जुलूस में शामिल हैं। उन आँखों के लिए जो फोड़ दी गई हैं, उन आँखों के लिए जो फोड़ दी गई हैं लेकिन सपने देखती हैं। हम लिखें उस जुबान के लिए
हम लिखें उस जुबान के लिए जो काट दी गई है लेकिन बेजुबान नहीं हुई। हम लिखें उन होठों के लिए जो सिल दिए गए हैं। हम लिखें उन होठों के लिए जो सिल दिए गए हैं लेकिन फड़फड़ाना नहीं भूले। ये दूसरी कविता है पाखंडी। वे आर्थिक सुधार करेंगे, मरने को मजबूर कर देंगे। वे आर्थिक सुधार करेंगे, मरने को मजबूर कर देंगे। वे रोजगार की बात करेंगे, वे रोजगार की बात करेंगे, रोटी छीन लेंगे। वे शिक्षा की बात करेंगे, वे शिक्षा की बात करेंगे, व्यापार के केंद्र खोल देंगे। वे हमें पेप्सी पिलाएंगे, वे हमें पेप्सी पिलाएंगे, पानी से प्यासे मार देंगे। वे बांध बनवाएंगे, वे बांध बनवाएंगे, बस्तियां उजाड़ देंगे। वे शांति की अपील करेंगे, वे शांति की अपील करेंगे, जंग का ऐलान कर देंगे। वे लोकतंत्र की बात करेंगे, वे लोकतंत्र की बात करेंगे, लोगों पर बम बरसा देंगे। इस तरह वे हमारे आंसू पोंछेंगे और आंखें फोड़ देर देंगे। ना समझे कि चानन डर गया है, रात ना समझे कि सूरज मर गया है। उठ जगा जोतां मान मत्तियां, तू जगा दे मोमबत्तियां। हाਜ਼ਰੀਨ, ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦਿਲੀਏ, ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ੈਲੀ। ਦਿਲੀਏ ਕੀ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦਾ ਦਿਆਲਾ। ਦਿਲੀਏ ਕੀ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦਾ ਦਿਆਲਾ। ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਿਰਦਾ ਮਤੀ ਦਾਸ। ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਜਿੱਥੇ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ। ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇਂ ਇਹ ਸਭ, ਪਰ 84 ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬੀਤਿਆ। ਸੜਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਬੋ ਕਾਇਮ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੱਟ ਹਰੇ। ਲਹੂ ਮਿੱਝ ਨਾਲ ਗੰਧਲੀ ਪਈ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ। ਦਿਲੀਏ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਖੂਨ। ਕੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਚ। ਤੇ ਇਹ ਆਦਮਖੋਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤਰਾ ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉੱਠਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਆਵਾਮ। ਤਵੱਜੋ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਂਗਾ, ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ। ਤਿੰਨ ਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਇੰਨਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੱਚ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਜੱਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਜੱਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤੈਮੂਰ, ਗਜਨੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜਾਇਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੁੜਵਾਉਂਦੀ, ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਾਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਤੜਪਦੀ, ਵਿਲਕਦੀ, ਸਿਸਕਦੀ, ਮੂੰਹੋਂ ਝੱਗ ਉਲਟਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮੀਆਂ ਕੈਂਸਰਾਂ, ਟੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਾਲ ਨਿੱਕਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਠਲ ਢੋਂਦੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਵਿਕਦੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਹਿੱਕਦੀ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਲਈ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤ, ਕੀ ਤੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਚਿੱਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਂਟ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ शब्द चित्र कबूल कर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक कविता बहुत पुरानी है, 90 की लिखी हुई, लोकतंत्र, और आप अनुमान लगाना कि आज भी वो यूं की यूं लागू होती है स्थितियों पे या नहीं। लोकतंत्र हरियाणवी में एक कविता है, तो गौर फरमाइए। लोकतंत्र लोगों का अपना रास है, लोगों का अपना रास है, वोटां ऊपर तास है। लोगों का अपना रास है, वोटां ऊपर तास है, और चिड़िया तो अपने बास है। लुगाई हो चाहे मानसो और आटा हो चाहे छानसो, लुगाई हो चाहे मानसो, आटा हो चाहे छानसो, पर मिलना चाहिए 400। चाहे कितना ये गंदा हो, ठगी चोरी का धंधा हो, चाहे कितना ये गंदा हो, ठगी चोरी का धंधा हो, पर पार्टी का बंदा हो। लोग पूछें कि जात है, सारिया का सास है। लोग पूछें कि जात है, सारिया का सास है, और आरती के लिबास है। पूंजीपतियों से चुनाव लड़ा जाता है। चाहे बोलन का ना बेरा हो और जगह जगह लांदा फेरा हो, चाहे बोलन का ना बेरा हो, जगह जगह लांदा फेरा हो, इब राजधानी में डेरा हो। धोले कपड़े पावस है, मंत्री बन जावस है। धोले कपड़े पावस है, मंत्री बन जावस है, इब कारा के में आवस है। कोठी बंगले बनवावस है, कदे कदे गेड़ा लावस है, और दोनों हाथ खावस है। कोठी बंगले बनवावस है, कदे कदे गेड़ा लावस है, और दोनों हाथ खावस है। रिश्वत बिना काम नहीं, मिल खातर टाइम नहीं। रिश्वत बिना काम नहीं, मिल खातर टाइम नहीं, और फालतू करो बहम नहीं। साहूकार कह आवास है, साहूकार कह आवास है, बिरला अंबानी और कानून बन जावस है। साहूकार कह आवास है, कानून बन जावस है, आराम पाछा पछतावस है। मंत्री नहीं हूं मंत्र से, पीस आला का तंत्र से।
मंत्री ने यो मंत्र से पेशाला का तंत्र से और युवा लोकतंत्र से भाइयों, युवा लोकतंत्र से। नमस्कार। एक छोटी सी कविता छोटे छोटे बच्चों के लिए जो कम दिखते हैं उनके लिए। मैं अध्यापक हूं तो बिना औपचारिकता के कविता शुरू। हर बच्चा ही रहा है बोल, हर बच्चा ही रहा है बोल, खेल मेल का मिले माहौल। हर बच्चा ही रहा है बोल, खेल मेल का मिले माहौल। झिझक न हो, संकोच न हो, झिझक न हो, संकोच न हो, सब बच्चे बोलें दिल खोल, सब बच्चे बोलें दिल खोल, हर बच्चा ही रहा है बोल। जिज्ञासा में जब कुछ पूछें, जिज्ञासा में जब कुछ पूछें, प्रश्नों को ना करे कोई गोल, हर बच्चा ही रहा है बोल, खेल मेल का मिले माहौल। सम्मान सहित शिक्षा हो अच्छी, सम्मान सहित शिक्षा हो अच्छी, किसी का भी ना बने मखोल। सम्मान सहित शिक्षा हो अच्छी, किसी का भी ना बने मखोल, हर बच्चा ही रहा है बोल। खेल भी हो शिक्षा भी हो, खेल भी हो शिक्षा भी हो, खेल और शिक्षा हो हम जोल। खेल भी हो शिक्षा भी हो, खेल और शिक्षा हो हम जोल, हर बच्चा ही रहा है बोल। भूखा और बेबस बालक, भूखा और बेबस बालक, कूड़े में क्या रहा टटोल, हर बच्चा ही रहा है बोल। बचपन तो है बड़ा कीमती, बचपन तो है बड़ा कीमती, नहीं मिलता पैसों के मोल। बचपन तो है बड़ा कीमती, नहीं मिलता पैसों के मोल, हर बच्चा ही रहा है बोल। आओ इसे बचाएं मिलकर, आओ इसे बचाएं मिलकर, और निभाएं अपना रोल, हर बच्चा ही रहा है बोल, खेल मेल का मिले माहौल। धन्यवाद। पहली कविता देखें आप कि शहर की ऊंची इमारतें, शहर की ऊंची इमारतें गांव के छोटे घरों पर जंगल जंगल चिल्लाती हैं। शहर की ऊंची इमारतें गांव के छोटे घरों पर जंगल जंगल चिल्लाती हैं और बड़े घरों को विस्थापन मार्ग पर लगा इंडिकेटर समझती हैं। ये वही इमारतें हैं जिनकी घटती बढ़ती छांव तले फूल फूल बेचते हैं। ये वही इमारतें हैं जिनकी घटती बढ़ती छांव तले फूल फूल बेचते हैं। उनके पास तर्क हैं, उनके पास तर्क हैं गांव को जंगल कहने के। इसके लिए उन्होंने दिल्ली में बैठक की है। वे कहते हैं यहां सुविधाएं नहीं हैं। बीमारी में शहर की तरफ दौड़ो, महामारी में शहर की तरफ दौड़ो, शादी ब्याह में, तीज त्योहारों में, मरण गलन आदि सब में। और यह तय हुआ है कि इन तर्कों की प्रामाणिकता, और तय यह हुआ है कि इन तर्कों की प्रामाणिकता दिल्ली तय करेगी। शहरों में कुत्ते दया हेतु सीख गए हैं ढोंग करना। बिल्लियां कुत्तों के साथ रहती हैं, चूहे विशालकाय होते जाते हैं। चैत की बारिश में उन्मादित हुए कवि, चैत की बारिश में
उन्मादित हुए शहरी कवि भाषा के हर संभव शिल्प को तलाश कर प्रेम प्रेम चिल्लाते हैं। संस्कृति कहती थी आग सबसे शुद्ध होती है। संस्कृति कहती थी आग सबसे शुद्ध होती है। फिर ऐसा हुआ किसी ने उस संस्कृति में ही आग लगा दी। आजकल जंगलों में कुछ ही लोग बचे हैं। आजकल जंगलों में कुछ ही लोग बचे हैं। कुछ ही केवल मानसिकता विस्थापित हो पाई है और कुछ सा शरीर विस्थापित हो गए। दूसरी कविता है, छोटी सी कविता है, 4-5 पंक्तियों की। बारिश अजीब है। बारिश अजीब है, पक्की छत वालों को हमेशा कम लगती है। बारिश अजीब है, पक्की छत वालों को हमेशा कम लगती है और कच्ची छत वालों को हमेशा ज्यादा। नहीं नहीं बारिश नहीं, नहीं नहीं बारिश नहीं, घरों की छत ही अजीब है। घरों की छत ही अजीब है। धन्यवाद। एक कविता है, एक कवि मुझे दुत्कारता है शीर्षक से। सब लोग कविता लिख रहे हैं, सब लोग कविता लिख रहे हैं, मुझे नहीं आया अभी तक कविता लिखना। ये पिछले जून में लिखी थी। सब लोग कविता लिख रहे हैं, मुझे नहीं आया अभी तक कविता लिखना। भले ये दिसंबर के शुरुआती दिन नहीं है, भले ही ये दिसंबर के शुरुआती दिन नहीं है, तो भी कामगार दलित औरतों के मासूम बच्चे चारपाई की छाया तले बैठकर बिखेर रहे हैं अपनी दूधिया सुंदर मुस्कान। मैं शहर से लौटता हूँ, मैं शहर से लौटता हुआ रोक लेता हूँ अपनी बाइक। देखता हूँ कैसे बनता है एक आकर्षक घर, कैसे दीवारें पसीने से भीगती है और बदल जाती है खूबसूरत स्तंभों में। मैं देखता हूँ कैसे एक 7 माह के बच्चे की माँ, बिहार से आए रामू पासवान की बहू, बजरी से भरी टोकरी उठाती है और कंक्रीट मशीन में फेंककर चारपाई तले खेलते बच्चे की ओर तरेर देती है एक सुंदर मुस्कान। मैं कविता लिखना चाहता हूँ उस पर, मैं कविता लिखना चाहता हूँ उस पर लिख नहीं पाता। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। मुझे झिड़क देता है चिल्ली का एक कवि निकानोर पारा। वो कहता है बंद करो दिमाग लड़ाना, कविता आजकल कोई नहीं पढ़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छी है या बुरी। मैं पारा की बात अंतिम सत्य मानता हूँ और बंद कर देता हूँ कॉपी किताब। शुक्रिया।